तो भाई साहब आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए ना बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ऐसे तो मार्केट में आईपीओ आ नहीं रहे और 2 आईपीओ कंफर्म हुए, तो वहां पर भी उतना तगड़ा हमको जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। पर हर बार अपन जीएमपी पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे आईपीओ होते हैं जहां पर जीएमपी तो तगड़ा आता नहीं, पर एंकर बुक तगड़ी आ जाती है, इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट आ जाता है, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे होते हैं और वो आईपीओ जो है मार्केट में कमाल कर देते हैं। तो अभी मार्केट में 2 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। फ्रैक्टल एनालिटिक्स, जिसका रिव्यू मैंने पहले ही ऑलरेडी डाल चुका हूं, कल का वीडियो अपना डल गया है, ठीक है। अभी आई फाइनेंस का आईपीओ बच जाता है, जो कि सेम टाइमलाइन के ऊपर ओपन हो रहा है, तो अपन इसका भी कंप्लीट रिव्यू करेंगे। क्या यहां पर प्रॉफिट के चांसेस बन रहे हैं या फिर नहीं, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। ज्यादा लंबा मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। एक बार अपन टाइमलाइन को टच कर लेते हैं। तो 9 फरवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 11 तक अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 फरवरी को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 16 फरवरी को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होना है। सीधा अपन आते हैं इशू के ऊपर। देखो 1010 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज है, उतना बड़ा इशू नहीं है, पर इस टाइम पर ना जब ये आईपीओ मार्केट में ओपन होगा तो एक बड़ा फोकस जो है ना इन्वेस्टर्स का वो जाने वाला है फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ के ऊपर। तो इसके ऊपर लोग उतना फोकस नहीं करेंगे, तो जिसको लोग देख नहीं रहे ना, हमें उसको देखना जरूरी है, समझना जरूरी कि एक्चुअल में इस आईपीओ में चल क्या रहा है, ठीक है। 1010 करोड़ का आपका इशू साइज हो जाता है, जहां से 710 करोड़ का आपका होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब 710 करोड़ रुपए जो पैसा आईपीओ से उठेगा, इतना पैसा कंपनी के जेब में जाएगा। अभी कंपनी कहां यूज करेंगी वो भी समझेंगे। पर बचा हुआ जो पैसा है 300 करोड़ रुपए, ये जाने वाला है प्रमोटर्स के जेब में, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के जेब में। ये होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अभी इससे पहले कि अपन ये 710 करोड़ रुपए कंपनी यूज कहां करेंगी इसको समझे, कंपनी के धंधे को अपने को समझना जरूरी है। देखो कंपनी का नाम है आई फाइनेंस, जिससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है। अभी ये जो कंपनी है ना, इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, जो कि एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब एक कंपनी ना एनबीएफसी तो है, पर हर एक एनबीएफसी का एक जो टारगेट एरिया होता है ना, एक फोकस एरिया होता है, वो अलग होता है। तो आई फाइनेंस का फोकस एरिया कहां पर है, अपन उसको अच्छे से समझ लेंगे। अभी ये अपने कस्टमर्स को जो लोन देते हैं ना, वहां पर मेजर पोर्शन आता है मॉर्गेज और प्रॉपर्टी लोन से। जहां पर इनका जो प्रॉपर्टी लोन का सेगमेंट है, उसको ये अलग नाम से बुलाते हैं, उसको ये बोलते हैं सरल प्रॉपर्टी लोन, ठीक है। अभी कुछ और इनके सेगमेंट्स है जहां पर सिक्योर्ड हाइपोथेकेशन लोन और अनसिक्योर्ड हाइपोथेकेशन लोन देखने को मिल रहा है। अभी हाइपोथेकेशन लोन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा बेसिक में अपन समझते हैं। ये जो हाइपोथेकेशन लोन का कॉन्सेप्ट है ना, ये व्हीकल फाइनेंस में ज्यादा चलता है। अभी हाइपोथेकेशन लोन में बेसिकली होता ही है कि व्हीकल के ऊपर अगर आपने लोन लिया, तो अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो बरोवर है वो लेंडर को पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी गाड़ी जब्त तक की जाएगी। ये जो हाइपोथेकेशन लोन होता है ना, ये जनरली लगता है मूवेबल असेट के ऊपर। अभी एक्चुअल में जिनको लोन प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल लोन तो प्रोवाइड नहीं करते। अब ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं, बेसिकली ये जो माइक्रो स्केल्ड एमएसएमईज है ना, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पर जो भी एमएसएमईज की इन्वेंट्री होती है, जो उनके एसेट्स होते हैं, जो कि मूवेबल होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर कस्टमर ने, जो बरोवर है, उसने अगर रीपे नहीं कर पाया, जो लैंड किया हुआ पैसा है वो रीपे नहीं कर पाता है, तो उनके बिजनेस की जो इन्वेंट्री होती है, जो मूवेबल असेट होते हैं, वो कंपनी जब्त कर देती है। ऐसे में कंपनी का जो एनपीए है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अभी बात आ जाती है 710 करोड़ रुपए कंपनी उपयोग कहां करेंगी। तो 710 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा कंपनी अपने कैपिटल बेस को मजबूत करने में यूज करेगी। बेसिकली कैपिटल बेस को मजबूत करने से होगा ये कि आने वाले टाइम में कंपनी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट को, ऑपरेशनल रेवेन्यू को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर पाएगी। मतलब जितना मजबूत कैपिटल बेस होगा, उतनी ही कंपनी ऑपरेशनली इफिशिएंट होगी। तो कैपिटल बेस को मजबूत करने में कुछ पैसा जाएगा, साथ में ही कुछ पैसा जाने वाला है इनकी लोन बुक को बढ़ाने में, जहां पर ये क्रेडिट अंडर सर्व्ड माइक्रो स्केल्ड एमएसएमईज को फोकस करने वाले हैं। मतलब ऐसी माइक्रो स्केल्ड एमएसएमईज जिनको कोई लोन नहीं दे रहा है। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो छोटे बिजनेसेस है ना, वो ट्राई करते हैं कि हमको बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी से लोन मिल जाए, जिससे कि थोड़ा बढ़िया रहे। लेकिन जब बड़ी कंपनीज उनको लोन नहीं दे पाती, तो ऐसे में ये छोटी जो कंपनीज है, ये आती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके ऊपर कंपनी कहीं ना कहीं फोकस करने वाली है, और जो बचा हुआ पैसा है वो कहीं ना कहीं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाने वाला है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2023 से 25 तक का डेटा है अपने पास में। 643 करोड़ का रेवेन्यू किया था 2023 में। बढ़िया बात है कि 2024 में ये बढ़कर 1000 करोड़ पहुंचे, 2025 में 1500 करोड़ पहुंचे। यहां से हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कंपनी के रेवेन्यूज में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी सितंबर 2025 तक का मतलब हाफ ईयरली डेटा अपन देखते हैं, तो 863 करोड़ ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको मैं एनालाइज करूं तो लगभग ये 1700 करोड़ के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, हो सकता है कि अगले हाफ में अच्छा खासा रेवेन्यू करे, जिससे 1800 तक जाए। तो अभी तक तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉफिट्स के अंदर है। अभी पैट किया इन्होंने
39 करोड़ का, सॉरी लगभग 40 करोड़ ये आपका होता है। 2024 में बढ़कर 171 करोड़ आए, लेकिन 2025 में जहां पर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा वहां पर कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं बढ़ा पाया, 175 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अपन इस हाफ ईयरली डेटा को एनुअलाइज करने का ट्राई करते हैं ना, तो ये उतना ज्यादा नहीं हो पाता। लगभग 130 करोड़ के करीब ही इसका एनुअलाइज्ड फिगर हमको देखने को मिलता है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में कम दिखाई दे रहा है। अभी हो सकता है कि अगले हाफ के अंदर ये कोई कमाल कर दे, पर अभी के टाइम पर जो हमको डेटा देखने को मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ वीक, मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली पोस्ट आईपीओ का जो डेटा है वो हमको वीक देखने को मिलेगा। डेटा की अपन बात कर लेते हैं आरओई। पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका प्री आईपीओ था 12% का, पोस्ट आईपीओ हो जाता है 7% का। इनका डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो प्री आईपीओ था 2.73 का, जो पोस्ट आईपीओ होगा 3 का। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए मैटर नहीं करता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था इनका प्री आईपीओ में 14 का, वो बढ़कर हो चुका है आपका 24 का। मतलब 14 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से सीधा ये 24 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर आने वाले, और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं इस आईपीओ के अंदर हमको उतना तगड़ा जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। देखो इस आईपीओ के लिए ना दो ही बड़े थ्रेट देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रिसेंट ईयर में, रिसेंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है। साथ में इनकी जो एयूएम है ना, असेट अंडर मैनेजमेंट है, लोन बुक है, उसका लगभग 38% जो लोन बुक है इनकी, वो आती है अनसिक्योर्ड लोन से, जिस वजह से कंपनी का जो एनपीए बनने का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अभी के टाइम पर इनका ग्रॉस एनपीए जो है वो लगभग 4.21% का है, नेट एनपीए 1.40% का। तो अभी के टाइम पर उतना दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, पर जहां पर ये आने वाले टाइम में अपने क्रेडिट को बढ़ाने की बात करें तो वहां पर एक एनपीए का रिस्क कंपनी के लिए बढ़ जाता है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है 122 रुपए से 129 रुपए पर शेयर का, जहां पर अभी के टाइम पर मार्केट में कोई भी जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी कंक्लूजन की बात करें तो ये आईपीओ टकरा रहा है फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ के साथ में, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, जो कि इंडिया का पहला एआई आईपीओ है। तो इस आईपीओ को ना अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का बड़ा फोकस जो वहां पर जाने वाला है, इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा है वो एआई के अंदर ज्यादातर हमको जाता हुआ दिखने वाला है। तो इस आईपीओ को मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम पर अवॉइड ही करना चाहिए। अगर तीसरे दिन कोई कमाल हो जाता है क्यूआईबीएस की तरफ से, या फिर कोई बड़ा जंप हमको जीएमपी में दिखाई देता है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो, जाओ जल्दी ज्वाइन कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।